हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा हम आपकी क्लास 10 आरबीएसई की बुक गोल्डन रेस उसका 10th चैप्टर है ना, द ट्रिब्यूट, इसका फर्स्ट वीडियो हमने कर लिया था और अब हम इसका सेकंड वीडियो करेंगे, है ना। तो ये घर के बंटवारे को लेकर है ना, जैसे भाइयों के अंदर बंटवारा होता है ना घर का, वैसे उसकी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है ना। तो वो जो बाबुली है, बाबुली भुवनेश्वर में नौकरी करता है, पहले पढ़ता था, अब वो उसके बड़े भैया की चिट्ठी आई है तो वो कहाँ जा रहा है, अपने गांव जा रहा है ना। और बस स्टैंड पे उसके भैया जो हैं वो उसको लेवाने के लिए आ गए हैं। अब आगे द बस स्टॉप वाज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। जो बस स्टॉप था वो गांव से कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे रह गया था। फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनके पीछे रह गया था। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन, और उन्होंने पूछा वही समान प्रश्न, है ना, वही जो हमेशा से वो प्रश्न पूछते आए थे, वही प्रश्न उन्होंने पूछा। ही यूज्ड टू आस्क, जैसा कि वो पूछा करते थे, तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा जो कि अक्सर वो पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ बोल नहीं सका, है ना। तो क्या पूछा कि तुम थक गए हो, है ना, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं क्या, इस तरह से। द पास्ट वाज स्प्राउटिंग अप इन मी। स्प्राउट का मतलब होता है फूट पड़ना, उगना, फूट पड़ना। तो जो भूतकाल था, पुरानी बातें मेरे मन में उमड़ रही थीं, पुराने भाव जो थे मेरे मन में फूट पड़ रहे थे। द चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन, एंड द डेज नाउ, और अभी के दिन। तो वो जो है ना, बाबुली कल्पना कर रहा है, तुलना कर रहा है उनमें। टाइम हैज़ कॉगुलेटेड फॉर मी, ये जो समय है ये मेरे लिए ठहर गया है। कॉगुलेट का मतलब क्या होता है, ठहर जाना, बहुत धीमी गति से चलना। तो ये समय जो है एक तरह से मेरे लिए ठहर गया है। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भैया, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, ये जो समय है कुड नॉट ब्रिंग, नहीं ला सका है, अपॉन हिम एनी चेंज, उनके ऊपर कोई बदलाव, अर्थात समय मेरे भैया के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला पाया है। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जैसा कि उन दिनों में, जैसे बताया था ना उसने, बाबुली ने, कि जब वो पढ़ने के लिए, है ना, गांव में गली के उस पार जाया करता था, तो लौटते समय रात हो जाती थी, तो मेरे भैया रोजाना बिना एब्सेंट किए, बिना नागा के मुझे लेने के लिए लालटेन लेके पहुंच जाते थे और मेरा बस्ता ले लेते थे, मेरी, है ना, मेरी किताबें का जो बस्ता था वो ले लेते थे, और मेरी उंगली, जब मैं पीछे रह जाता तो मुझसे कहते थे मेरी उंगली पकड़ ले, है ना। और वो कई बार मुझे अपने कंधों पे बिठा के खेतों की सैर कराने भी ले जाते थे। तो ये सारे भाव लेखक बाबुली के मन में आ रहे हैं। डैश बेनहूर साहब जो हैं, ये लेखक हैं बेटा बहुत बड़े, उनके मन में आ रहे हैं। तो वो अपने भैया के लिए कह रहे हैं, एज इन दोज डेज, जैसा कि वो उन दिनों में थे। ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वही उसी तरह से आज वो मेरे आगे चल रहे हैं। तो पहले ही वो मेरे आगे आगे चलते थे और आज भी वो मुझे मेरे आगे आगे चल रहे हैं। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग लेकर, है ना। देखो बड़े भैया हैं लेकिन फिर भी छोटे भाई का बैग उठा के खुद चल रहे हैं। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, मैंने अपने आप को बहुत लज्जित महसूस किया। हेजिटेंटली, हिचकते हुए, झिझकते हुए, आई सेड, मैंने कहा, ब्रदर भैया, गिव मी दैट ब्रीफ केस, मुझे वो ब्रीफ केस दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, मुझे कुछ देर इसे लेके चलने दो। डोंट यू वरी, ही सेड, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, है ना। देखो बेटा कितनी मार्मिक कहानी है ना। डोंट यू वरी, है ना, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ इसको, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड, ये बहुत भारी है और तुम थके हुए हो। ये जो बैग है तुम्हारा ये बहुत भारी है और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, आओ हम थोड़ा तेज़ कदम बढ़ाते हैं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, आपको भूख लग रही होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, ये शाम के भोजन का समय है।
आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैंने बिल्कुल शांति से उनका पीछा किया, चुपचाप उनका मैं पीछा किया था, तो उनके पीछे पीछे चलता रहा। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा पहले ही हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, अंधेरा हो चुका था और समय हो गया था लाइटिंग जलाने का। विक्स यानी बत्तियाँ, है ना, दिया बत्ती करते हैं ना, वो बत्ती जलाने का समय हो गया था। बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, पवित्र तुलसी के पौधे के आगे, है ना, दिया बत्ती करने का समय हो गया था। अनलाइक दोज डेज, नन ऑफ, अनलाइक दोज डेज, उन दिनों के जैसे नहीं, अर्थात उन दिनों के जैसे नहीं जैसा कि पहले होता था, उन दिनों के जैसे नहीं। नन ऑफ माई नेफ्यूज रस्ड टूवर्ड्स मी हाउलिंग हियर इज अंकल, है ना, तो लेखक कह रहे हैं उन दिनों की तरह नहीं हुआ ऐसा। नन ऑफ माई नेफ्यूज, मेरे कोई भी भतीजों में से, रस्ट टूवर्ड्स मी, कोई भी मेरे भतीजों में से नहीं दौड़ के आया मेरी ओर, हॉलिंग, हल्ला मचाते हुए, हियर इज अंकल, चाचा आ गए, चाचा आ गए। इस तरह से पहले जब मैं जाता था तो मेरे जो भतीजे थे वो सब हल्ला मचाते हुए दौड़ के आते थे, चाचा आ गए, चाचा आ गए। लेकिन आज कोई भी मेरा भतीजा दौड़ के नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, है ना, पहले जब मैं आता था घर तो मेरी जो भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, वो रसोई में से दौड़ के आती थी मेरा स्वागत करने के लिए। माई सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी, डिड नॉट रन, दौड़ कर नहीं आई, फ्रॉम द किचन, रसोई में से, टू रिसीव मी, मेरा स्वागत करने के लिए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं बिल्कुल शांत और गंभीर था, चुप था। ओनली माई मदर केम, केवल मेरी माँ आई, एंड स्टूड मी नियर मी, और मेरे पास आके खड़ी हो गई, कुछ बोली नहीं मेरी माँ, बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं वो। द सेकेंड ब्रदर, जो बड़े बीच के भैया थे, दूसरे नंबर के जो भैया थे, मंझले भैया जिनको बोलते हैं, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वर नो वेयर टू बी सीन, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ही बोए हुए बीज थे ना वो, है ना, बड़े भैया, बीच का भैया और जो भाभी थे उन्होंने तो ये पार्टीशन का फैसला करवाया था, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मंझले भैया और उनकी जो पत्नी थी, बीच वाली भाभी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इन द एंटायर हाउस, पूरे के पूरे घर में, देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, है ना, एक तरह का वातावरण था। एयर माने वैसे हवा होती, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, एक ऐसा वातावरण था जो अनयूजुअलनेस, जैसा कि अक्सर नहीं होता है, अस्वाभाविकता का वातावरण था। रादर, या यूं कहें तो द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, है ना, ग्रेवयार्ड बोलते हैं बेटा शमशान को, स्टिलनेस यानी शांति, चुप्पी। तो जिस तरह से शमशान के अंदर शांति होती है, चुप्पी होती है, गंभीरता होती है, वैसी ही आज हमारे घर में थी। एज इफ द हाउस वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, मानो कि जो घर है वो तैयारी कर रहा है अपने अंतिम रूप से ढहने का। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, ढह जाना, समाप्त हो जाना, गिर जाना, टूट जाना, है ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि हमारा ये जो घर है ये अपने ढहने की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने हर व्यक्ति के साथ थोड़ा सामान्य होने की कोशिश की, नॉर्मल होने की कोशिश की मैंने सब लोगों के साथ। बट देयर वाज दैट अबोमिनेबल लल, है ना, अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत खराब, अनप्लेजेंट, है ना, लल का मतलब चुप्पी। तो वहाँ पर उस घर में, है ना, एक विशेष प्रकार की बहुत दुख भरी चुप्पी थी, है ना, बिल्कुल शांति थी, ऑल अराउंड, चारों ओर, है ना। मैंने कोशिश की सबको नॉर्मल करने की, लेकिन कोई मेरे प्रश्नों का, मेरी बात का कोई उत्तर ही नहीं दे रहा था। तो एक तरह से बहुत ही दुखद प्रकार की चुप्पी घर में छाई हुई थी चारों ओर। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे मंझले भैया और उनकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, इन स्पाइट यानी के बावजूद, उनकी उपस्थिति घर पर, मेरे मंझले भैया और भाभी घर पर उनकी उपस्थिति के बावजूद, यानी घर पर वो थे,
उसके बावजूद भी शोड नो इमोशन, उन्होंने किसी भी प्रकार का भाव नहीं दर्शाया, किसी प्रकार का उत्साह नहीं दर्शाया, ना उन्होंने कोई ढंग से मेरे से बातें की। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वो सब पार्टीशन के लिए तैयार थे, यानी बीच वाले जो भैया थे वो सब क्या थे, इस बंटवारे के लिए तैयार थे। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और वो इसके अतिरिक्त किसी भी चीज़ की उनको परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं पाया, मैं उस रात सो नहीं पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और जो अगली सुबह थी वो भी गुजरी बिना किसी विशेष घटना के, है ना। फॉलोइंग मॉर्निंग और जो अगली सुबह थी, यानी बता रहे हैं लेखक बाबुली कह रहे हैं कि उस रात मैं सो नहीं पाया, और जो सुबह थी अगली सुबह वो भी लगभग गुजर गई बिना किसी कोई विशेष इवेंट के, बिना किसी विशेष घटना के गुजर गई। इट वाज मिड डे, दोपहर का समय था। इट वाज मिड डे, दोपहर का समय था। 7 और 8 पीपुल, 7-8 लोग, 7 या 8 लोग हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे इन अवर कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में, टू सुपरवाइज द डिवीज़न, उस बंटवारे की सुपरवाइज करने के लिए, उस बंटवारे को संपन्न कराने के लिए, बंटवारे की देख रेख कराने के लिए, भाई कुछ गड़बड़ी नहीं हो। तो ऐसे होता है बेटा, गांव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आसपास के जो पंच पटेल होते हैं, वो लोग आ जाते हैं। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई वहाँ उपस्थित थे। मदर वाज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब आसपास, माँ कहीं भी आसपास दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब बताओ, सोचो क्यों नहीं दिखाई दे रही थी माँ? क्योंकि बेटा उनके हृदय के टुकड़े हुए जा रहे थे, है ना। जिस हृदय को उन्होंने अपने जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसका बंटवारा उन्हीं की आंखों के सामने होने जा रहा है। तो इसलिए वो इस दृश्य को नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम बंटवारे, अंतिम पृथकता, है ना, अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। एज इफ रेडी, मानो कि हम तैयार हों, टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, है ना, उस घर के मांस की, फ्लैश का मतलब क्या होता है, जैसे मांस होता है ना बेटा किसी चीज़ का, तो ऐसा माना गया, लेखक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। एज इफ, मानो कि हम तैयार हों, है ना, किसके लिए? टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, है ना, यानी जिस घर को हमारे माता पिता ने पालन पोषण किया, नरिश्ड उसको सींचा है, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अपनी शादी, उनकी शादी के दिन से ही, जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, हम उसी घर के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें लेकर प्रस्थान करने के लिए मानो हम इंतजार कर रहे हों। स्लाइस यानी काटना, स्लाइस आउट काटना, टुकड़े करना, है ना। फ्लैश यानी मांस। डोमेस्टिक बॉडी किसके लिए आया है? उस घर के लिए आया है। एंड देन, और तब हम, वी वुड रन अवे, हम भाग जाएंगे, इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, 3 विभिन्न दिशाओं में हम तीनों भाई क्या कर देंगे? भाग जाएंगे। क्लचिंग ए पीस ईच, क्लचिंग यानी पकड़कर एक टुकड़े को। लेखक कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि हम तीनों भाई इस घर के 3 टुकड़े करना चाहते हैं, और उस घर के जिसको कि मेरे माता पिता ने, है ना, अपनी शादी के दिन से ही अपने खून पसीने से सींचा है, और मानो हम तीनों भाई उस मांस के 3 टुकड़ों को लेके तीनों दिशाओं में पकड़कर अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, सारे के सारे घर के जो आर्टिकल्स थे, वस्तुएं थीं, है ना, घर गृहस्थी की जितनी भी सारी वस्तुएं थीं, वर हीप्ड, उनका ढेर लगा दिया गया, इन द फैमिली कोर्टयार्ड, घर के आंगन में। घर के आंगन में जितनी भी घरेलू वस्तुएं थीं उन सब का ढेर लगा दिया गया। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनका 3 भागों में बंटवारा होना था। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, सारी की सारी छोटी से छोटी चीज़ें घर की। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर चीज़। मूवेबल, चाहे वो चल हो
स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स, कहाँ से लेके कहाँ तक, है ना, करछुले। लेडल्स का मतलब क्या होता है, करछुले होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं बेटा उसको, करछुले समझ रहे हो ना, कलछी जो होती है ना, जैसे सब्जी वगैरह करते हैं, है ना, वो है ना, छोटी से छोटी चीज़ें घर की, करछुले से लेकर कलछियों से लेकर, जो कि मेड आउट ऑफ कोकोनट सेल्स। क्योंकि बेटा देखो उड़ीसा का है ये जो कहानी है कहाँ की है, उड़ीसा की है। और उड़ीसा कहाँ है, समुद्र के किनारे है। और आपको पता ही है समुद्र के किनारे क्या होते हैं, कोकोनट के पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं। और नारियल खूब बहुतायत से पाया जाता है, तो उसकी खूब चटनी बनाते हैं नारियल की, नारियल खूब खाते हैं वो। और जो नारियल का देखा होगा तुमने, जो खोल होता है बेटा उसका, वो बहुत हार्ड होता है, वो बहुत कठोर होता है। वो जब सूख जाता है नारियल तो बहुत कठोर हो जाता है उसका खोल। और उस खोल से क्या बना लेते हैं, कलछुए बना लेते हैं, जो कलछियाँ होती हैं ना, है ना, बड़ा चमचा मान लो आप, वो बना लेते हैं, है ना। और उसका जो डंडा, वो जो हैंडल होता है वो किसका होता है, बांस का होता है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि घर की छोटी से छोटी चीज़ें, है ना, लगभग सारी जो चल चीज़ें थीं, चल का मतलब जो जा सकती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहाँ से कहाँ तक लेकर, लेडल्स से लेकर, है ना, कलछियों से लेकर, जो कि नारियल की बनी हुई थी और बांस की जिनके अंदर क्या थी, डंडी थी, उससे लेकर लिटिल बॉक्स तक, छोटे बक्से तक, वेयर फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, है ना, वो बक्सा तक भी रखा हुआ था, वो छोटा बक्सा तक भी रखा हुआ था, जिसमें कि मेरे पापा, मेरे पिताजी, है ना, अपने पान रखते थे, है ना, एक तरह से पानदान था। इसका कहने का मतलब ये कि घर की जितनी भी चीज़ें थीं, छोटी से छोटी चीज़ें, वो सब उस बंटवारे के लिए वहाँ पर ढेर लगा दी गई थीं। नारियल के जो कलछियाँ थीं, है ना, जो चमचे थे, उनसे लेकर छोटा बॉक्स जिसमें कि मेरे पिता पान रखते थे, उन तक को वहाँ पर रख दिया गया था। द एक्स, कुल्हाड़ी, द ओल्ड रेडियो सेट, पुराना रेडियो सेट, टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, उसे भी वहाँ उपस्थित कर दिया गया था, वहाँ पे उस ढेर में रख दिया गया था। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वाज मेड, इन सब आइटम्स की एक लंबी लिस्ट बनाई गई थी। नथिंग वाज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं बचा था। नीदर द ढीनकी, यहाँ तक कि ढीनकी भी नहीं। ढीनकी क्या होती है बेटा, वुडन राइस क्रशर, है ना, लकड़ी का होता है ये, और राइस क्रशर होता है ये। राइस क्रशर का मतलब जो चावल, अब बेटा जैसे देखा होगा तुमने, है ना कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है तो उसके ऊपर छिलका होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे जब चावल की खेती होती है तो चावल के ऊपर छिलका लगा, जैसे गेहूं के ऊपर छिलके होते हैं, तो वैसे ही क्या करता है, एक ओखली सी होती है ना, उस ओखली, अब चावल क्या होता है, बहुत सारा चावल होता है ना, तो एक कल्पना करो आप इसकी, ढीनकी क्या एक मशीन होती है ना, मशीन क्या है समझो आप, जैसे ये एक ओखली है, ठीक है ना बेटा, और इसमें ऊपर से ऐसे एक डंडा होता है ना, और इस तरह से यूं, समझ रहे हो आप लोग, और यहाँ इसे सपोर्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आदमी पैर मारता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना बेटा आपको, है ना, तो यहाँ पे आदमी क्या करता है, पैर से इसको दबाता है, आदमी कर सकता है, बच्चा भी कर देता है इसको, लीवर बन गया एक तरह से ये, है ना। तो जैसे ही इसको पैर से दबाता है वो, तो ये उठ जाती है, ये जो ओखली का वो मूसल होता है ना, ऐसे समझो आप ये, यानी ये लकड़ी और ये मूसल, ये एक ही संरचना होती है, फिक्स होते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है ये, ऐसे समझो आप करीब 6-7 फीट का, ठीक है ना। तो यहाँ पैर से जैसे ही इस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो ये ऊपर उठ जाता है, पर जैसे ही छोड़ते हैं तो ये धड़ाम से आके इसमें गिरता है, ओखली के अंदर, है ना, जो मूसल होता है, बड़ा वाला मूसल, समझ गए ना बात। तो इसमें जो राइस पड़े रहते हैं, है ना, वो जब बार बार इस पर आके मूसल गिरता है तो उनका छिलका चावल पैसे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इस मशीन को जो ये बहुत मतलब पुराने ज़माने में हुआ करती थी बेटा, है ना, यानी लोग बहुत ग्रामीण लोग जो थे वो खुद ही अपने घरों पे, पहले बेटा मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, आजकल तो मशीनों से साफ़ हो जाता है सब कुछ, है ना, तो पहले ये घरेलू वो हुआ करते थे, उपकरण हुआ करते थे। तो ये ढीनकी वो चीज़ है, समझ गए ना। तो वुडन राइस क्रशर हो, नॉर द लिटिल फिगर ऑफ द फैमिली आइडॉल्स, है ना। तो लेखक कह रहे हैं नथिंग वाज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं बचा, ना ही ढीनकी, वुडन राइस क्रशर, नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ फैमिली आइडॉल्स, ना ही जो छोटी छोटी परिवार की
पारिवारिक जो मूर्तियां थीं, भगवानों की मूर्तियां होती ना, उन तक को नहीं बख्शा गया था, है ना, उन तक को नहीं छोड़ा गया था, सब के सब वहाँ बंटवारे के लिए ढेर में रख दी गई थी। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया खड़े हो गए। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, पाइल का मतलब होता है ढेर, वो रुके एक क्षण के लिए, मोमेंट यानी एक क्षण के लिए, नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के ढेर के पास वो एक क्षण के लिए रुके, एंड अनफाशन्ड, और उन्होंने खोला, फाशन का मतलब होता है बांधना और अनफाशन का मतलब होता है खोलना, और उन्होंने खोला द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी का पट्टा होता है ना, उसका फीता जो होता है, कलाई की घड़ी का फीता उन्होंने खोला, पट्टा उन्होंने खोला, एंड प्लेस्ड इट, और उसे रख दिया, अपनी कलाई की घड़ी को रख दिया, ऑन द हीप, उस ढेर के ऊपर, है ना, जो बंटवारा होना था उस सामान का, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी को रख दिया, विद द अदर थिंग्स, अन्य वस्तुओं के साथ। परहैप्स शायद ए टीयर, एक आंसू, परहैप्स शायद ए टीयर ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक, उनके गाल पर लुढ़क आया था। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है लुढ़क आना, है ना, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद एक आंसू उनके चेहरे पे, उनके गाल पे लुढ़क आया था। विद ए हैवी साई, एक भारी सांस लेकर, एक गहरी सांस के साथ, ही लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो स्थान छोड़ दिया, है ना, एक तरह से वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, तो वहाँ से वो उस जगह से क्या हो गए बेटा, उठ गए, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से खड़े हो गए। आई हैड ऑफन हर्ड हिम, मैंने अक्सर सुना था उन्हें, से कहते हुए, दैट की फादर हैड बॉट हिम, कि पिताजी ने उन्हें दिलाई थी, खरीदवाई थी, दैट रिस्ट वॉच, उस कलाई की घड़ी को, व्हेन ही वॉज इन द 11th क्लास, जब वो 11वीं क्लास में थे, है ना। तो लेखक कह रहे हैं, बाबुली कह रहे हैं कि मैंने मेरे भैया को अक्सर कहते हुए सुना था कि ये घड़ी पिताजी ने दिलाई थी जब वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, लेकिन मुझे ये भी अच्छी तरह याद है, इन माई MA फाइनल ईयर, जब मैं MA के फाइनल ईयर में था, है ना, जब मैं MA कर रहा था, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहा था, तो उसके जब अंतिम वर्ष में था उस समय, यानी ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं MA के फाइनल ईयर में था, ही हैड मॉर्गेज्ड, देखो टी साइलेंट है बेटा इसमें, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, है ना। तो लेखक कह रहे हैं बाबुली कि जब मैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं MA फाइनल ईयर में था तो मेरे बड़े भैया ने दैट वॉच, उस घड़ी को गिरवी रख दिया था, टू सेंड मी मनी, मुझे पैसे भेजने के लिए, टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, है ना, दिल्ली इंटरव्यू देने जाने के लिए, यानी मुझे दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पैसे नहीं थे घर में, तो मेरे भैया ने जो उनकी घड़ी थी, वो जो प्रिय घड़ी थी, जब वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे, जब उनके पापा ने दिलाई थी, तो उसको उन्होंने क्या रख दिया था, गिरवी रख दिया था। He had sent me an amount of 150 rupees, उन्होंने भेजे थे मुझे, है ना, राशि भेजी थी 150 रुपये की, है ना, उस घड़ी को गिरवी रखकर उन्होंने मुझे 150 रुपये की राशि भेजी थी। आई रिमेंबर क्लियरली, ये मुझे पूरी तरह स्पष्ट रूप से याद है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि ये जो कलाई घड़ी है ये वापस उनके पास आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि बेटा एक बार हम गिरवी रख देते हैं किसी चीज़ को, तो उसकी अब चुका दो आप कर्जा, तो वो वापस भी आ सकती है, नहीं चुकाओ तो वहीं रह जाएगी, लेकिन उन्होंने मेहनत करके वो कर्जा चुका दिया था और अपनी घड़ी छुड़ा ली थी, तभी तो वो आज है बंटवारे के टाइम पे। हिज एक्शन, उनका ये जो काम था, सीम्ड सिम्बॉलिक, वो एक प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहा था, सीम्ड यानी दिखाई दे रहा था, सिम्बॉलिक यानी प्रतीक के रूप में, ऑन हिज स्नैपिंग, मानो उन्होंने तोड़ दिए हों, स्नैप का मतलब क्या होता है, चटकाना, मानो कि उन्होंने तोड़ दिए हों, ऑल हिज अटैचमेंट्स, अपने सारे के सारे बंधन, है ना, अपने सारे के सारे लगाव, अपने जुड़ाव, बंधन, विद द पास्ट, पूर्व से, भूतकाल के उन्होंने सारे के सारे बंधन, है ना, मानो उन्होंने तोड़ दिए हों, सारे के सारे नाते रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आई वॉज साइलेंट, मैं शांत था,
माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन बैकयार्ड, मेरी जो बड़ी भाभी थी वो घर के पीछे के आंगन में थी, घर के पीछे वाले आंगन में थी मेरी बड़ी भाभी। माई सेकेंड ब्रदर, मेरे जो मंझले भैया थे, वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ्स ईयर, इसी का तो करा धराया था सारा का सारा, इसी का कबाड़ा किया हुआ था वो बीच वाले भैया का, ये शैतान था, है ना, इसकी घरवाली तेज होगी पक्का, ठीक है ना। माई सेकेंड ब्रदर, कि मेरा जो दूसरे नंबर के जो भैया थे, वाज ऑफन विस्परिंग, वो अक्सर कानाफूसी कर रहे थे, विस्पर यानी कानाफूसी कर रहे थे चीज़ों के बारे में, इनटू हिज वाइफ्स ईयर, अपनी पत्नी के कान में, है ना, बार बार कुछ कानाफूसी कर रहे थे, वो कुछ मशवरा कर रहे थे। एंड वाज देयर टॉकिंग एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, है ना, जो कि उनके पास में बैठी हुई थी। एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद हस, है ना, अर्थात देखो बड़ी भाभी तो वहाँ थी नहीं, बाबुली की पत्नी वहाँ पे छोड़े आया था ये भुवनेश्वर में, है ना। तो जब बंटवारा हो रहा था तो वहाँ पे महिला के रूप में कौन थी बताओ, सिर्फ एक ही औरत थी, और वो कौन थी, उस मंझले भैया की बीवी थी, उसकी पत्नी थी, है ना। तो मेरे जो मंझले भैया थे वो अक्सर कानाफूसी कर रहे थे चीज़ों के बारे में अपनी पत्नी के कानों में, है ना। एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस। अब ये तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है इसमें, है ना, इसका अर्थ यही है बेटा कि जो है ना वो उनके पास में वहाँ बैठी हुई थी। हाँ, इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ, अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट वॉज लाइक, यह मानो ऐसा था जैसे कि बूचर्स नाइफ की एक कसाई का चाकू, गोइंग टू द स्टोन, एक पत्थर की ओर जा रहा है, टू शार्पन इटसेल्फ, अपने आप को धार देने के लिए, शार्प यानी तेज धार बना, तो पत्थर पे घिसते हैं ना तो धार बन जाती नहीं बन जाती है। तो लेखक कह रहे हैं बाबुली कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बूचर का जो नाइफ है, कसाई का जो चाकू है, वो अपने ऊपर धार धरने के लिए पत्थर के पास जा रहा हो। द एल्डर ब्रदर, बड़े भैया, वाज काम एंड कंपोज, अब वो आ गए थे वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए गए थे जब उन्होंने घड़ी खोल के रखी थी, अब वो वापस आ गए थे। तो वो अभी भी, जो बड़े भैया थे वो अभी भी शांत और गंभीर थे, है ना, बिल्कुल शांत चित्त थे वो, काम एंड कंपोज का मतलब शांत चित्त थे। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन, एक बिल्कुल पूर्ण सभ्य पुरुष की तरह, ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली, वो देख रहे थे इन गतिविधियों को, लुकिंग एट देख रहे थे इन गतिविधियों के ऊपर, इन गतिविधियों को, प्रोसीडिंग्स का मतलब इन गतिविधियों को जो घटित हो रही थी उनको देख रहे थे, डिस्पैशनेटली, बिना किसी, डिस्पैशनेट का मतलब होता है ना सुख ना दुख, है ना, बिल्कुल एक तरह से निरपेक्ष भाव से, है ना, जैसे कोई धीर गंभीर व्यक्ति होता है, ना उसको किसी चीज़ से वो दुखी होता है, ना ही किसी चीज़ से वो ज़्यादा खुशी होता है, तो इस तरह से डिस्पैशनेटली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम उसी तरह, एज ही हैड डन, जैसे कि वो थे, ऑन द डे, उस दिन, ऑफ द सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन, है ना, जब अपने बेटे का, अपने बेटे का, है ना, कुआं पूजन होता था। सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी का मतलब जैसे उपनयन संस्कार होता है बेटा, है ना, धागा पहनाते हैं उसको, बच्चे को, है ना, तो पवित्र धागा का जो संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार बोल दो, या ऐसे समझ लो कुआं पूजन का बोल दो। तो जिस तरह से अपने बेटे के कुआं पूजन के टाइम पर मेरे भैया शांत और गंभीर थे, ना उनको खुशी थी ना उनको किसी प्रकार का दुख था, वैसे ही वो आज भी बिल्कुल शांत और गंभीर थे। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और वैसे ही सेम टू सेम मेरी जब शादी हुई थी, लेखक कह रहे हैं बाबुली कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी वो बिल्कुल शांत और गंभीर थे, ना उन्हें किसी प्रकार का दुख था ना किसी प्रकार की कोई विशेष खुशी थी, है ना बेटा। जो धीर गंभीर लोग होते हैं वो ना तो ज़्यादा खुशी होते हैं और ना ही ज़्यादा दुखी होते हैं, है ना। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी खुशी हो जाते हैं तो वो जल्दी दुखी भी हो जाते हैं वो। तो इट वाज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, यह बिल्कुल वही प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, ग्रेव मैनर का मतलब गंभीर, उनकी चित्त था, उनका गंभीर चित्त था उनका,
और माना वो पहले से ही क्या हो, प्री ऑक्यूपाइड हों, यानी संतुष्ट हों वो, है ना। अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी, जो कि अपने इस कर्म को, है ना, सिंसियरली क्या कर रहे हो, निभा रहे हो, है ना, क्योंकि बंटवारे का काम कैसा है, एक तरह से उनकी ड्यूटी है, तो उसको वो सिंसियरली पूरा कर रहे हो। लेकिन कैसे, बिल्कुल शांत और गंभीर होकर। While discussing anything with my second brother, जब वो मेरे मंझले भैया से, बीच के भैया से जब कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे, वार्तालाप जब उनमें हो रहा था किसी बात के ऊपर, तो he had the same calm and composed voice, तो उनकी वही पहले जैसी शांत और गंभीर, है ना, सदी हुई उनकी आवाज़ थी, यानी उनकी आवाज़ में किसी प्रकार का क्रोध नहीं था मंझले भैया के प्रति। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा था, रिग्रेट यानी पछतावा था, और ना ही उन्हें डिस्गस्ट था। डिस्गस्ट का मतलब एक तरह से क्रोध मान लो आप, तो ना ही उन्हें किसी प्रकार का क्रोध था और ना ही उन्हें किसी प्रकार का पछतावा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द ईयर फादर डाइड, जिस वर्ष हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। तो लेखक कह रहे हैं बाबुली कि मुझे याद है जिस वर्ष हमारे पिता की मृत्यु हुई थी। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, हमें रहना पड़ा एक बहुत बड़े पैसे की तंगी में। फाइनेंशियल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, पैसे की तंगी में। जिस वर्ष हमारे पिता की मृत्यु हुई उस वर्ष हमें पैसे की बहुत बड़ी तंगी झेलनी पड़ी। इट वाज विंटर, सर्दियों के दिन थे। द चिल वाज एट इट्स हाइट, है ना, जो ठंड थी वो अपने चरम पर थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में कंबल थे। द कोल्ड वाज सो बाइटिंग, ठंड इतनी कड़ाके की थी, इतनी काटने वाली ठंड पड़ रही थी। पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष रूप से अर्धरात्रि के समय इतनी कड़ाके की काटने वाली ठंड पड़ रही थी कि वन ब्लैंकेट वाज नॉट इनफ फॉर वन, कि एक व्यक्ति के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं था। दैट नाइट, उस रात्रि, आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, मैं बरामदे वाले कमरे में सो रहा था। When I woke up, जब मैं उठा, अब लेखक को याद आ रही है बेटा पुरानी बातें, तो लेखक कह रहा है, बाबुली कह रहे हैं, When I woke up in the morning, जब मैं सुबह उठा, I found my elder brother's blanket on me added to mine, मैंने पाया कि मेरे बड़े भैया का कंबल मेरे ऊपर रखा हुआ है ना, और मेरे के साथ ऐड हो रखा है वो, यानी मेरे कंबल के ऊपर मेरे भैया का कंबल भी उड़ा हुआ है ना, अर्थात मेरे बड़े भैया ने अपना कंबल मेरे कंबल के ऊपर डाल दिया था, मुझे ही अपना कंबल भी उड़ा दिया था। अर्ली एट डान, है ना, बहुत जल्दी सुबह, सूर्योदय, बहुत जल्दी सूर्योदय के टाइम पर ही, यानी 3-4 बजे ऐसे मान लो। ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, वो खेतों की ओर प्रस्थान कर गए थे। विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर बिना कंबल डाले, है ना बेटा, देखो कंबल कंधे पे डाला था तो उससे गर्माहट बनी रहती है। अब उन्होंने खुद का कंबल तो किसके उस पर डाल दिया था, बाबुली के ऊपर डाल दिया था कि इस बच्चे को ठंड लग रही होगी। उनके सामने तो बच्चा ही था बेटा वो, है ना। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, अगर कोई उनसे पूछता कि क्यों किया आपने ऐसा, ही वुड हैव श्योरली सेड, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा होता, इन हिज यूजुअल मैनर, जैसा कि वो अक्सर कहते थे, दैट कि ही डिड नॉट फील द कोल्ड, उन्हें ठंड लगती नहीं है ना। तो अगर कोई पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते नहीं मेरे को कोई ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, मुझे ठंड फील नहीं होती है। नाउ आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, लेकिन अब लेखक खुद के ऊपर ग्लानि महसूस कर रहे हैं, खुद लज्जित महसूस कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि अब मेरी एक अच्छी खासी आमदनी है, मेरे पास मेरी एक कंफर्टेबल इनकम है, मेरे पास एक अच्छी खासी आमदनी है। येट इट हैड नेवर अकर्ड टू मी, लेकिन कभी भी मेरे दिल दिमाग में ये नहीं आया, टू थिंक ऑफ, सोचने का, ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लोथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि मैं अपने बड़े भैया के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद के दूं, है ना। एक तरह से लेखक खुद को धिक्कार रहे हैं, है ना, कि मेरे ऊपर लानत है ना, कि अब मेरे पास एक अच्छी खासी इनकम है, लेकिन फिर भी मेरे कभी आज तक दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अपने भैया के लिए, बड़े भैया के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद के ला के दूँ। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड, वो अभी भी संतुष्ट हैं, मेरे बड़े भैया अभी भी संतुष्ट हैं, एंड हैप्पी और खुश हैं, विद दैट ओल्ड टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब फटे टूटे,
उसी अपने फटे टूटे ब्लैंकेट में, यानी मेरे बड़े भैया आज भी उसी फटे टूटे कंबल में, फटे टूटे पुराने कंबल में आज भी वो खुश और संतुष्ट हैं। दैट कि he had covered me with once, जिससे कि एक दिन मुझे उन्होंने ढका था, है ना, जिस दिन मेरे ऊपर डाला था उन्होंने, आज भी वो उस कंबल में संतुष्ट हैं। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स, आज वही कंबल मेरी आंखों के सामने है उन चीज़ों के ढेर में, उन अन्य चीज़ों के साथ वही कंबल बंटवारे के लिए ढेर में रखा हुआ है, मेरी आंखों के सामने है। I shivered with the cold and my own ingratitude, मैं अंदर तक से कांप गया, है ना, मुझे अंदर तक से ठंड लगने लग गई शरीर में। एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, है ना, मेरी कृतज्ञता, कृतज्ञ, एक तो होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है बेटा, अगर कोई हमारे प्रति कोई अच्छा काम करता है और हम उसके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं रखें तो हम क्या हैं, कृतज्ञ हैं। हम उसका एहसान नहीं माने तो हम क्या हैं, कृतज्ञ हैं। तो मैं अपनी खुद की कृतज्ञता से, है ना, उस ठंड, उस कृतज्ञता रूपी ठंड से मैं अंदर तक हिल गया, कांप गया, लज्जित हो गया, शर्म महसूस हुई मुझे। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वाज फाइनली ओवर, जो बंटवारे का काम था वो लास्ट में क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी बंटवारे का काम पूरा हो गया। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, बीच के भैया ने, मझले भैया ने जो कुछ भी मांग करी थी, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट, मेरे बड़े भैया राजी हो गए उससे। विद ए स्माइल, हंसते हंसते, बिना मुस्कुराहट के, बिना क्रोध किए हुए वो हंसते हंसते उस चीज़ के प्रति राजी हो गए। यानी जो भी मेरे बीच के भैया ने कहा कि नहीं ये तो मैं लूँगा, वही उन्होंने सहर्ष उसे दे दिया। My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price, है ना। अब जो लेखक के बट में ज़मीन का टुकड़ा आया था, ज़मीन का भी तो बंटवारा हुआ है ना बेटा, तो जो लेखक के बट में, लेखक के हिस्से में जो ज़मीन का टुकड़ा आया था उसको भी खरीदने की पेशकश किसने करी, बीच के भैया ने करी। और उसने कितना ऑफर कर दिया, कितने, 18,000 रुपये उन्होंने, मेरे बीच के भैया ने उसकी कीमत मुझे ऑफर कर दी थी। तो माई सेकंड ब्रदर, मेरे बीच के भैया ने प्रपोज किया, है ना, उन्होंने प्रपोजल दिया उन्होंने, टू बाई, खरीदने का, शेयर ऑफ लैंड, ज़मीन के उस हिस्से का, दैट वाज गिवन टू मी, जो कि मुझे दिया गया था, एंड ऑफर्ड, और मुझे ऑफर किए उन्होंने 18,000 रुपये उस प्राइस के रूप में। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया, शाम के समय मेरे बड़े भैया, टुक मी अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ मुझे ले गए, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, द पैडी फील्ड्स, उन धान के खेतों को, चावल के खेतों को मुझे दिखाने ले गए, दैट वर टू बी माइन, जो कि मेरे होने जा रहे थे, अर्थात जो मेरे हिस्से में आए थे उन्हें मुझे दिखाने के लिए वो शाम को धान के खेतों पर ले गए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैंने चुपचाप उनका पीछा किया, मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता गया। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक गए, एक मेड़ से, खेत की मेड़ होती है ना, एक खेत की एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक हम गए। एवरीवेयर, हर जगह, आई कुड फील, लेखक कह रहे हैं मैं महसूस कर पा रहा था, द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स। लेखक कह रहे हैं बाबूली कि जब मैं मेरे बड़े भैया के पीछे पीछे चल रहा था तो मैं महसूस कर रहा था उनके पैरों के, उनके तलवों के, उनकी उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के निशानों को मैं महसूस कर पा रहा था। बेटा जैसे धान के जो खेत होते हैं तो वहाँ नमी ज़रूरत होती है, और नमी होती है तो मतलब पानी होता है, तो पानी तो व्यक्ति जब चलता है तो निशान बन जाते हैं ना पैरों के। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उनके पैरों को, पैरों के निशानों को, उनके तलवों के निशानों को और उनके पैरों की उंगलियों के निशानों को महसूस कर पा रहा था। ऑन द बॉजम ऑफ पैडी फील्ड्स, उन धान के खेतों की हृदय पर, है ना, लेखक तुलना कर रहे हैं कि उन धान के खेतों के हृदय पर, है ना, पैडी फील्ड्स के हृदय पर, स्पार्कल्ड द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, है ना। लेखक कह रहे हैं कि
उन धान के खेतों की छाती पर, उन धान के खेतों की छाती पर चमक रहे थे, मोती चमक रहे थे मेरे बड़े भैया के पसीने के, है ना। मेरे बड़े भैया ने जो श्रम किया था, मेहनत करी थी, उस मेहनत रूपी पसीने के जो मोती थे वो उन धान के खेतों की छाती पर चमक रहे थे। He was showing me the fields, वो मुझे खेत दिखा रहे थे, मेरे बड़े भैया मुझे खेत दिखा रहे थे। As a father would introduce a stranger to family members, जैसे कि एक पिता परिचय दिलाता है, परिचय कराता है किसी अजनबी का अपने परिवार के सदस्यों से। तो एक जिस तरह से पिता अपने परिवार के सदस्यों का किसी अजनबी से परिचय कराता है, वैसे ही मेरे बड़े भैया उन खेतों से मेरा परिचय करा रहे थे कि भाई देख, ये खेत तेरे हिस्से में आए हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर के लिए जाना था, मुझे भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, मेरे अंदर साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भैया से आंखें मिला सकूं। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप छोड़ने से पहले, बस स्टॉप के लिए घर छोड़ने से पहले, बस स्टॉप के लिए रवाना होने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर, मैंने सौंप दिया, द सेम स्लिप ऑफ पेपर, पेपर की वो जो स्लिप थी, है ना, जो कागज़ का जो टुकड़ा था, वही कागज़ का टुकड़ा जो कि टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी को मैंने वो कागज़ का टुकड़ा सौंप दिया। विच हैड द डिटेल्स, जिस पर कि डिटेल्स लिखी हुई थी अबाउट माई शेयर, मेरे हिस्से के बारे में, है ना। तो जो बंटवारा हुआ था तो बेटा उन्होंने 3 पर्चियाँ बना ली थी, है ना, कागज़ पर 3 पन्नों पर लिख लिया था कि भाई इसके हिस्से में ये आया है, इसके हिस्से में ये सामान आया है। तो लेखक बाबुली कह रहे हैं कि बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप को रवाना होने से पहले, आई हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मैंने अपनी बड़ी भाभी को वही कागज़ की स्लिप मैंने मेरी बड़ी भाभी को सौंप दी जिस पर कि मेरे हिस्से की चीज़ों की डिटेल्स लिखी हुई थी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, उस स्लिप की खाली तरफ लिखते हुए, यानी पीछे की तरफ मैंने लिखते हुए, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट, मैंने मेरी भाभी से कहा कि इसे दे देना, टू माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया को आप इसे दे देना। एंड स्टीलथली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और मैं तेज कदमों से घर से बाहर निकल आया। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, भैया, ब्रदर, वॉट सेल आई डू विद दिस लैंड, वॉट सेल आई डू विद द लैंड, मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड, तुम मेरी ज़मीन हो, फ्रॉम वेयर, जहाँ से कि आई कुड हार्वेस्ट एवरी थिंग इन लाइफ, जहाँ से मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो सब मैंने आपकी फसल से लिया है। यानी मेरे लिए आप क्या थे, एक खेत थे मेरे लिए। वॉट सेल आई डू विद दिस लैंड, मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरी थिंग इन लाइफ, मेरे लिए तो आप वह ज़मीन हो जिसमें से मैंने जीवन के अंदर हर कुछ चीज़ हासिल की है, आप वो मेरे लिए वो ज़मीन हो। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस, इसे स्वीकार करो प्लीज़, कृपया इसे स्वीकार करें। इफ़ यू डिनाई, अगर तुम मना करोगे, आई सेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, तुम्हारा छोटा भैया बाबुली। बहुत ही करुणाजनक, है ना। तो बेटा जो कुछ कोई भी व्यक्ति अगर हमारे लिए अच्छा करे तो हमें उसका एहसान ता जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।